लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। इस मंच के माध्यम से आप स्मरण करेंगे कि बीते वर्षों में देश की उन ऐसी नामचीन हस्तियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अलग हटकर काम किया है। और आज इसी श्रृंखला में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी से। 90 के दशक में तथागत का नाम बिहार में वंडर बॉय के रूप में उभरा था, क्योंकि मात्र 9 साल की उम्र में तथागत ने बोर्ड का इम्तहान शानदार अंकों से पास किया था और उसके बाद राज्यपाल महोदय और कुलपति महोदय की अनुमति से मात्र 12 वर्ष की उम्र में तथागत ने पटना साइंस कॉलेज से, जो बिहार का एक बहुत गौरवशाली कॉलेज है और जहां दाखिला भी होना आसान नहीं है, वहां से मात्र 12 वर्ष की उम्र में तथागत ने एमएससी पास किया। एमएससी पास करने के बाद तथागत बंगलौर आए पीएचडी करने। यहां मात्र 33 पृष्ठों का शोध लिखकर तथागत ने पीएचडी पाई। थीसिस आमतौर से मोटा होता है जिस पर बहुत से विद्वान कुछ 100 पृष्ठ खर्च करते हैं, लेकिन तथागत ने अपनी बात मात्र 33 पृष्ठों में कही और लोग हैरान रह गए कि सच में इतने संक्षिप्त में पूरी बात कही जा सकती है। बहरहाल तथागत पीएचडी करने के बाद, या बाल अवतार कह सकते हैं, पीएचडी करने के बाद तथागत बम्बई आईआईटी आए और यहाँ उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान करने का मौका मिला। लेकिन कुछ समय बाद स्वास्थ्य कारणों से तथागत को अवकाश पर जाना पड़ा। अवकाश से जब तथागत वापस लौटे तो बॉम्बे आईआईटी के प्रबंधन ने कहा कि हम आपको अब नहीं रख सकते। तथागत ने राष्ट्रपति महोदय के पास फरियाद की, लेकिन दुर्भाग्य कि राष्ट्रपति महोदय की मेज से भी ये खारिज कर दिया गया। तथागत के लिए जाहिर है कि बड़ा सदमा था, क्योंकि इन्हीं तथागत अवतार तुलसी को भारत सरकार ने वर्ष 2001 में जर्मनी भेजा था नोबेल लॉरेट्स के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, और आज वही तथागत भटक रहे थे अंधकार में, जहां भविष्य का कोई उजाला उन्हें दिख नहीं रहा था। वापस अपने शहर पटना लौट आए तथागत और स्वाध्याय करने लगे। किसी विषय में उन्होंने दाखिला नहीं लिया नया अध्ययन करने के लिए। लॉ की किताबों की धुन चढ़ गई लॉ पढ़ने की, तो लॉ कॉलेज में भी उन्होंने दाखिला नहीं लिया। स्वाध्याय के लिए वो आद्योपांत लॉ पढ़ गए, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, क्योंकि तथागत के पास कोई काम नहीं था और दर दर अर्जियां लगाने के बावजूद उनके लिए देश में कोई अवसर नहीं था। विशेषकर बिहार को तो इस बात में विशेषज्ञता है कि अपनी प्रतिभा का दमन कैसे कुचल कर किया जाता है।
इसके उदाहरण हैं डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ, जो अंततोगत्वा विक्षिप्त स्थिति में पागल होकर भोजपुर के अपने गांव में गुजर गए। उनको लेकर लोग आहें भरते बेशक रहे थे कि इतना बड़ा मैथमेटिशियन विक्षिप्त अवस्था में वहां पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ उनके लिए किया नहीं। बिहार की यह विडंबना रही है। और तथागत को वही पटरी मिली जो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मिली थी, जो सलूक वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ बिहार की व्यवस्था ने किया था, यूं कहें कि बिहार के समाज ने भी किया था। तकरीबन 14 वर्ष तक अंधेरी गलियों में भटकने के बाद 2020 में बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन में एक वैकेंसी निकली लेक्चरर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए। तथागत ने इसमें आवेदन किया और उसका परिणाम 2024 में आया, वर्ष 2024 में आया। अभी 2025 के जनवरी माह में तथागत ने पटना के गंगा देवी महिला महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट शिक्षक फिजिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। तथागत की कहानी वस्तुतः दारुण है। तथागत कहते हैं कि अगर आज भी IIT बॉम्बे उन्हें वापस ले ले तो क्वांटम फिजिक्स में तथागत शोध कर कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए कर सकते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि पटना के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अंतर्गत एक सामान्य से कॉलेज गंगा देवी महिला महाविद्यालय में वे भी भौतिकी के शिक्षक हैं। और तथागत को लगता है कि ये डूबते हुए को तिनके का सहारा भी न कहीं छूट जाए। मात्र 9 वर्ष की उम्र में तथागत जी आपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी जी। और 12 साल की उम्र में पटना साइंस कॉलेज से MSc भी आपने कर लिया था जी। और उसके बाद फिर PhD आपने की और मतलब अगस्त 2009 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ही आपने PhD किया था। तो एक बहुत मतलब आपका एक सच में आपका नाम है तथागत अवतार तुलसी। और हम समझते हैं कि आज से नहीं कुछ भी तो 2-2.5 दशक पहले मतलब एक तेजस्वी बाल प्रतिभा के रूप में जो एक प्रतिभा का विस्फोट होता है, उस तरह से आपका नाम बिल्कुल मीडिया में, समाचार जगत में, सब जगह छाया हुआ है। किसी बच्चे ने 9 साल में मतलब वो हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली हो, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बताएं थोड़ी अपनी जीवन यात्रा के बारे में। मेरी जीवन यात्रा जब मैं 6 साल का था तब से ही एक तरीके से शुरू हो गया था गणित के क्षेत्र में। क्योंकि मैं जब 6 साल का ही था तो मैं बहुत ही तेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था, जैसे 2-5 अंकों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैं मेंटली मतलब दिमाग में बिना किसी पेपर के, बिना किसी पेन, बिना किसी कैलकुलेटर के मेंटली मैं 2 सेकंड में कर देता था, 2 मिनट में कर देता था, 2 सेकंड सॉरी। तो इस तरीके की ये प्रतिभा मुझ में जन्मजात प्रतिभा थी। अब आप इसे गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो इसी की वजह से सबसे पहले अखबारों में छपना शुरू हुआ था मेरे बारे में 1994 में। सबसे पहला जो फ्रंट पेज पे जो नेशनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट छपा था वो 28 मई 94 को, जब मैं मात्र 6 साल का था। और ये माननीय श्री अली अनवर जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे, उस वक्त तो पत्रकार थे जनसत्ता में, तो उन्होंने ये रिपोर्ट छापा था, बिहार की कोख में पड़ रहा है एक और विलक्षण गणितज्ञ। तो उसके बाद से लोगों का ध्यान मुझ पर गया। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी मुझे अपने घर पे बुलाया और कैश अवार्ड्स भी दिए, स्कॉलरशिप भी दिया, कंप्यूटर भी अवार्ड दिया।
और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी जो कि सुलभ के संस्थापक रहे, अब तो वो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन किया और बोले कि आप इस प्रतिभा को बेहतर परवरिश के लिए आप दिल्ली शिफ्ट हो जाइए और वो हर तरीके से आर्थिक तौर पे जो मदद कर सकते उन्होंने किया। तो मेरे पिताजी श्री तुलसी नारायण प्रसाद जी वो पहले बिहार पुलिस सर्विस में थे, तो लेकिन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के निमंत्रण के बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, चूँकि बच्चे में टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है, तो कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, और वो दिल्ली शिफ्ट करके अपनी नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने। बिहार गवर्नमेंट की जो नौकरी उनको छोड़ दिया। अच्छा, नौकरी छोड़ दी उन्होंने आपकी पढ़ाई? हाँ, बेसिकली वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस में चले गए, तो बाद में रिमूव कर दिया गया। मतलब उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, पर हाँ वो ड्यूटी छोड़ दी। हाँ, जून 1994 से वो ड्यूटी छोड़ दी। मतलब हाँ, बेसिकली इट वाज एन एब्सेंस, मतलब उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, पर आफ्टर दैट ही गॉट रिमूव। 5 सालों के बाद उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो लेकिन हाँ, 1994 में उन्होंने वही सुलभ भी ज्वाइन कर लिया था, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी की सुलभ को ज्वाइन कर लिया था। और तो उसके बाद से बेसिकली ये चूँकि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी समाज में भी काफ़ी ऊँचे पद पे हैं, ऊँचे कद के आदमी हैं, तो उन्होंने यही उचित समझा कि इस बच्चे को 9 साल में मैट्रिक करवाया जाए, कम उम्र में ज़्यादा डिग्रीज को ये किया जाए, तब लोगों का और इस पे ध्यान जाएगा। ये उनका विचार था। मैं तो बच्चा था, मेरा कोई विचार नहीं था एज सच। तो जैसा उन्होंने कहा, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, मैं वही करता गया। हाँ, ये बात सच है, मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया है सच, लेकिन मैं पढ़ने में तेज़ था और मैंने ये रास्ता चुना, जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं चुनते हैं। ये बात सच है, नॉर्मली बच्चे ऐसा रास्ता नहीं चुनते। मैंने ये रास्ता चुना। मैंने 9 साल में मैट्रिक किया। उसके लिए भी वो नियमों में इतना आसानी से नहीं हो सकता था, तो वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के स्पेशल परमिशन से वो हुआ था 1997। किस स्कूल से किया था आपने? जिंदल पब्लिक स्कूल दिल्ली में। हाँ, ये सुलभ के ही ऑफिस के पास एक स्कूल है। तो ये वो जो बड़ा वाला जिंदल पब्लिक स्कूल है वो नहीं, एक छोटा जिंदल पब्लिक स्कूल है जो सुलभ के ऑफिस के पास था। तो वही मैंने 9 साल में मैट्रिक किया, और उसके लिए जो दिल्ली के जो तत्कालीन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सबसे पहले उनका आदेश था, फिर बाद में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, और उसके बाद से हम पटना शिफ्ट कर गए। पटना साइंस कॉलेज से बीएससी किया, 10 वर्ष की उम्र में बीएससी किया। रिजल्ट आते आते मैं 11 वर्ष का हो गया था। उसके लिए भी माननीय पटना हाई कोर्ट का विशेष आदेश था। बाद में मैंने 11 साल में एमएससी किया। रिजल्ट आते आते मैं 12 साल का हो गया था। उसके लिए भी ऑनरेबल गवर्नर एज ए ऑनरेबल चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी उस वक्त माननीय श्री BM लाल, ब्रिजमोहन लाल जी थे जी। एमएससी का जो परमिशन उन्होंने दिया था, वही चीफ जस्टिस भी थे पहले माननीय पटना हाई कोर्ट के। एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने मुझे BSc एक्टिंग गवर्नर जी एक्टिंग गवर्नर। हाँ, तो एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने मुझे BSc का भी परमिशन दिया था, और एज ए गवर्नर उन्होंने मुझे MSc का परमिशन दिया। तो बस यही एक उपलब्धि है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से मैं समाचार पत्रों में आया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में समर्थ रहा। और PhD आपने जो की वहाँ जी हाँ, MSc के बाद हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं बेसिकली जैसे कि उस ज़माने में और अभी भी जो मैथ्स में जो तेज बच्चे होते हैं वो IIT की तैयारी करना चाहते हैं, IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं। मैं भी IIT की तैयारी करना चाहता था। पहले मैंने कभी इसे एडमिट नहीं किया है, मेरे ख्याल से आपके सामने मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अब वो सब बातें मुझे पुरानी लगती है। तो मैं भी IIT की तैयारी करना चाहता था, कंप्यूटर साइंस से BTech करना चाहता था। मेरा फिजिक्स में PhD करने का कोई इरादा ऐसा सच नहीं था, लेकिन हाँ, चूँकि लोगों का एक्सपेक्टेशंस था, एक तरीका का प्रेशर था, है ना, कि नहीं मैं अगर फिजिक्स में टैलेंट है तो मुझे फिजिक्स में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो समहाउ मैं कंफ्यूज हो गया, और मैं समझता हूँ कि अब जो भी से कहिए, मेरे पिताजी ने भी या डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने भी मुझे उचित मार्गदर्शन शायद किया या नहीं किया, अब ये ईश्वर जानता है। तो लेकिन हाँ, मैं बेसिकली मैं कंफ्यूज हो गया था MSc के बाद मैं BTech करूँ। BTech करने के लिए मुझे केमिस्ट्री को पढ़ना था, और केमिस्ट्री में मैं उतना तेज़ नहीं था जितना कि मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तेज़ था। इसलिए मेरा BSc में सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स रहा, ना कि केमिस्ट्री रहा। तो केमिस्ट्री के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, स्कूल की ज़रूरत थी, वो सब नहीं हो सका, और फिर मैं फिजिक्स में PhD किया IISc। कहाँ से किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से। जी हाँ, वहाँ पे मुझे काफ़ी फिजिक्स की रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला, और उसमें कोई दो राय। विषय क्या था आपकी रिसर्च का, तथागत जी? हाँ, मेरा विषय क्वांटम कंप्यूटिंग था। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर साइंस से BTech करना चाहता था, तो मैंने सोचा चलो बीच का रास्ता चुनते हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन। तो उस समय तो ये फील्ड नया फील्ड था, अब तो इस फील्ड में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हाल में ही गूगल कंपनी ने इसमें एक X प्राइज़ कंपटीशन अनाउंस किया है, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं उसके डिटेल्स बाद में बता सकता हूँ, पर हाल में ही अभी गूगल कंपनी ने उसे लॉन्च किया है, पिछले साल लॉन्च किया है, और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्वांटम, ये जो फिजिक्स की बात आप कर रहे हैं, क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं संक्षेप में, जो बाकी हों। क्वांटम कंप्यूटेशन बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं, कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड, जिसे हम लोग क्लासिकल वर्ल्ड कहते हैं, उससे काफ़ी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि नॉर्मली मैं जैसे
एक समय में या तो यहाँ रह सकता हूँ या फिर वहाँ पे रह सकता हूँ, जी। इस कमरे के बाहर रह सकता हूँ या इस कमरे के अंदर रह सकता हूँ जी। एक समय पे। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन एक समय पे कमरे के अंदर भी रह सकता है, कमरे के बाहर भी रह सकता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बड़ी बात होती है। तो ये एक तरीके का प्रकृति की शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, एक नेचुरल पावर जो कि क्वांटम वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है। सवाल ये है कि इस पावर का हम लोग कितना यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, एक समय में आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक समय पे यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर रहा है, कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा और फास्ट कैलकुलेशन से हर जगह तरक्की ही होगा। जी जी, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे वो नए दवाई का आविष्कार हो, ड्रग डिस्कवरी जिसके कहा जाता है, चाहे वो नए मटेरियल्स की डिस्कवरी, हर जगह फास्ट कैलकुलेशन से बहुत फायदा होने वाला है। तो इसी प्रॉपर्टी, इसे सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, क्वांटम मैकेनिक्स की इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ज़्यादा तेज, ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोशिश चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। जी। बड़ी बड़ी कंपनियां IBM, माइक्रोसॉफ्ट इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी खर्च कर रहे हैं। अभी हाल में हमारे इंडिया गवर्नमेंट में भी मोदी जी ने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया है, 2023 से 2030 तक चलेगा, जिसमें कि शायद 6,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए बजट में। ऑनरेबल श्री निर्मला सीतारमण मैडम जी ने अनाउंस किया था बजट में। बंगलौर से PhD करने के बाद जी। फिर आपने कौन सा रास्ता लिया है, मतलब टीचिंग का या और किसी दूसरे? नहीं सर, ये आम जनता में एक मतलब एक तरीके का गलत फहमी है कि IIT में टीचिंग होता है। IIT में टीचिंग तो होता ही ठीक है, है। पर IIT में टीचिंग से बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है। फॉर एग्जांपल, एक IIT प्रोफेसर 75% ऑफ टाइम तो रिसर्च करता है। ऐसा नहीं कि मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन करके मैंने टीचिंग का रास्ता चुना था, मैं तो रिसर्च IIC बेंगलोर में भी मैंने PhD के दौरान रिसर्च ही किया था। हाँ, उसके बाद मुझे कनाडा से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप था इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग से, और IIT बॉम्बे से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिला था। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप था तो कॉन्ट्रैक्ट पे, पर वो ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। मतलब 99% केसेस में हर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन परमानेंट हो जाता है IIT में, जब तक कि वो आदमी बहुत ही मतलब निकम्मा ना हो। जी हाँ। तो खैर तो आपने बॉम्बे में ही IIT में, जी, मैंने IIT बॉम्बे में ही चुना क्योंकि वो परमानेंट पोजीशन था। ये क्या था, पोस्ट क्या था? असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया था 2010 में, ऑन कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया था। 2012 में मैं परमानेंट हो गया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, एज एन असिस्टेंट तो प्रोफेसर। फिर वहाँ से क्या मुश्किल हुई कि आपको छोड़ना पड़ा वो? सर, मेरा स्वास्थ्य मुझे धोखा दे दिया। अच्छा। मेरे फेफड़े ने मुझे धोखा दे दिया। जी। मेरे दिमाग ने मुझे बचपन से इतना साथ दिया था, मेरे फेफड़े ने मुझे धोखा दे दिया। एक्चुअली जो मुंबई का जो क्लाइमेट है, जो समंदर के पास का जो क्लाइमेट है, तो मेरे फेफड़े को वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। उसको एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। ऐसे नॉर्मली मैं बेंगलोर में, दिल्ली में, पटना में बिल्कुल ही नॉर्मल हूँ, है ना, लेकिन समंदर के पास मुझे दिक्कत होती है फेफड़े में। तो एक्चुअली उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। मैं उसे जानबूझ के कॉम्प्लिकेट, मैं जानबूझ के नहीं, नादानी की वजह, मतलब नहीं जानने के सिचुएशन बहुत सिंपल था कि मुझे बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए था। बाहर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैं वॉकिंग करता था, जॉगिंग करता था, ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगा। और उम्र क्या थी आपकी? मैं बहुत ही यंग था, आई थिंक 2010 में मैं 23 साल का था। तो बॉम्बे IIT में आप थे वहाँ पे, तो स्वास्थ्य कारण से आप? जी सर, हाँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरे कम उम्र की नादानी भी हो सकती है। मैंने सोचा कि ट्रांसफरेबल जॉब तो है नहीं, मुझे ज़िंदगी भर बॉम्बे में ही रहना है, और ऐसे भी IIT बॉम्बे को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो नंबर 1 IIT है ना। तो मैंने सोचा जब ज़िंदगी भर ये रहना है तो एक बार अपने फेफड़े को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी नादानी थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी। मेरा फेफड़ा एडजस्ट तो नहीं हुआ, मेरा फेफड़ा और भी ख़राब हो गया, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझता हूँ, इन द हिंड साइड में समझता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा फेफड़ा और ख़राब हो गया, और फिर मैं IIT बॉम्बे का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 4 साल छुट्टी दिया। कम से कम मतलब 4 साल छुट्टी नहीं देते तो ऐसे भी मतलब हो जाता है ना। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि नहीं, अब ज़्यादा छुट्टी तो नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके तो IIT दिल्ली में मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपने राष्ट्रपति के पास भी अर्जी दी थी इसके लिए? जी सर, चूँकि राष्ट्रपति हमारे IIT के ऑनरेबल विजिटर भी होते हैं, तो कोई भी अपील जो है, जैसे IIT बॉम्बे ने मुझे रिमूव कर दिया 2019 में, कोई भी अपील जो है उन्हीं के पास जाती है। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के ऑनरेबल चांसलर जो कि गवर्नर है वो होते हैं, उसी तरह हमारे तो श्री रामनाथ कोविंद थे उस समय राष्ट्रपति। जी, उस समय श्री रामनाथ कोविंद जी थे। लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। 2021 में मेरा अपील रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया? जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, ऑब्वियसली उसके बाद से मैं थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी से मैं काफ़ी क्लोज था, बचपन से काफ़ी क्लोज था। मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद थी कि शायद कम से कम अपील में तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद से उन्होंने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, डॉक्टर पाठक जी ने। क्यों?
मुझे क्या पता, अब तो उनसे ही पूछना पड़ेगा ना। अच्छा। पर हाँ, मैंने अप्रैल 22 में मैंने उन्हें बहुत फ़ोन किया, उन्होंने मेरे मुझसे बात करना उचित नहीं समझा, तो मैं थोड़ा निराश हो गया था। ठीक। और तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा चाइल्ड अब्यूज हुआ है या जो भी हुआ है, मैं ये सब बातें शायद पब्लिक में पहली बार कह रहा हूँ आपको, जी जी। क्योंकि आप ही पहली बार मिल रहे हैं मुझसे। नहीं, बिल्कुल आप इस बिहार के मुझे गौरव हैं। 10 साल की उम्र में कोई लड़का बोर्ड का इम्तहान उत्तीर्ण करे, फिर 12 साल की उम्र में एमएससी किया आपने, ये तो प्रतिभा का विस्फोट है अपने आप। उस समय मतलब 1994 की मैं याद करता हूँ, तो मतलब सुर्खियों में थे। ये एक बहुत ही प्रतिभा का विस्फोट है, तथागत अवतार तुलसी। सर, मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को अपने अपील में यही लिखा था कि अगर आप मुझे देश का गौरव समझते हैं तो ये समझिए कि इसी देश के गौरव को हासिल करने के लिए, अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए मेरे बचपन में मैंने जो भी ज़्यादा पढ़ाई किया या जो भी एक प्रकार का स्ट्रेस लिया, और शायद उसकी वजह से मेरा इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हुआ है और फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए मुझे काइंडली रिलीफ दिया जाए। ट्रांसफ़र अगर नहीं हो सकता है तो छुट्टी ही दे दिया जाए कम से कम। मैं थोड़ी देर बाद स्वस्थ हो जाऊँगा, मैं वापस बॉम्बे चला जाऊँगा। मैं ट्रांसफ़र के लिए कभी इतना एडमिट नहीं था कि मुझे IIT दिल्ली जाना ही जाना, ऐसा नहीं था। आप मेरी छुट्टी और बढ़ा देते। ट्रांसफ़र इसलिए चूँकि मेरी सैलरी नहीं मिल रही थी, आपने क्या कहा था कि दिल्ली IIT में आप किया जाए? या तो अगर ट्रांसफर के लिए आपको कानून बदलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर का कानून नहीं है। अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता तो आप मेरी छुट्टी ही बढ़ा दीजिए और IIT बॉम्बे से। लेकिन वो नहीं संभव हो पाया, रिजेक्ट हो गया आपका। हाँ, वो अपील वो reject। हाँ। तो उसके बाद जब आप आ गए वहाँ से जी। तो उसके बाद फिर आपने फिर आगे क्या किया आपने? हाँ, मुझे 2023 में मुझे पता चला कि IIT बॉम्बे ने एक प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी, उनको 11 साल का छुट्टी दिया है। हाँ। है ना? तो मुझे लग गया कि नहीं, छुट्टी तो मिल सकता था, कहीं ना कहीं मेरी उपलब्धियाँ ही कोई उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है और मैं कोई देश का गौरव नहीं हूँ, कोई बिहार का गौरव नहीं हूँ। और तब मैंने एक रिव्यू एप्लीकेशन डाला है माननीय राष्ट्रपति जी को कि अब आप इसे दूसरे एंगल से पुनर्विचार कीजिए कि शायद मेरा चाइल्ड अब्यूज हुआ है। और चाइल्ड अब्यूज़ हो क्या मतलब, सुलझाइए मुझको थोड़ा सा, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। जी सर, किसी भी बच्चे को अनावश्यक मानसिक कष्ट देना उसका चाइल्ड अब्यूज होता है कानूनन। हाँ। है ना? मैंने जो भी किया है बचपन में, मैंने जो किया वो तो सबके सामने है ना? अगर ये आवश्यक था देश की उपलब्धि के लिए, देश के गौरव के लिए, तो उसको अनावश्यक नहीं कहा जा सकता है। हाँ। जैसे हमारे फौजी भाई अगर सरहद पर लड़ते हैं, उन्हें भी बहुत मानसिक कष्ट होता है, उन्हें भी बहुत शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन वो देश के लिए आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम उनका शोषण कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर वो देश के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर ये देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था तो मुझे अनावश्यक मानसिक कष्ट क्यों दिया गया मेरे पिताजी के द्वारा या डॉक्टर पाटिल जी के द्वारा, ये एक जांच का विषय है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। तो मैंने इसी बात पे एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया है, फरवरी में सबमिट किया है। थोड़ा सा कानून भी मैंने पढ़ा था, तो मेरा बस ये मत है। अब बाकी जो तो मतलब 23 के बाद आप पटना लौट आए, 2023 के बाद? सर, मैं तो पटना में 2014 से हूँ, जब से मैं 4 साल छुट्टी लिया फिर पटना 14 में आ गए हाँ, थे। 2014 में मैं बॉम्बे छोड़ दिया था। छुट्टी था, पहले 4 साल छुट्टी पे था 2014 से। उसके बाद से फिर मुझे रिमूव कर दिया कि मैं पटना में ही। फिर क्या करते रहे इस दौरान आप? बस लॉ पढ़ रहा था। लॉ? हाँ, लॉ पढ़ रहा था। अच्छा, आपने लॉ भी कर लिया? नहीं, लॉ में डिग्री ले लिया, मैं किताबें पढ़ रहा था। अच्छा, लॉ की किताबें पर स्वाध्याय चल रहा था। बहुत अच्छा। और फिर मैंने बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन में भी 2020 में एडवर्टाइजमेंट निकला था, मैंने अप्लाई किया था। हाँ। तो पिछले साल इंटरव्यू हुआ, ये भी हाई कोर्ट में कुछ मसला हो गया था तो रुक गया था जी। पिछले साल सितंबर में इंटरव्यू हुआ है जी। तो मैं सिलेक्शन हो गया। 30 सितंबर को रिजल्ट आया। तो मुझे किस चीज़ का रिजल्ट आया? यही असिस्टेंट प्रोफेसर का। अच्छा। जिस रिजल्ट के तहत मैं अभी इस कॉलेज में पोस्टेड हूँ। बिहार में क्या था? बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। अच्छा। हाँ, उसमें आपने जी हाँ, 2020 में इसका एडवर्टाइजमेंट निकला था। हाँ। तो मैंने अप्लाई किया था, 2020 में अप्लाई किया था। ठीक है। बीच में मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, फिर मैंने जैसे बताया कि मैं लॉ ही ज़्यादा पढ़ रहा था, किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा था। इसके लिए भी जो इंटरव्यू हुआ, कोई तैयारी नहीं, मतलब जो ये तो फिजिक्स से पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो इंटरव्यू हुआ, 27 सितंबर को इंटरव्यू हुआ, 30 सितंबर को रिजल्ट प्रकाशित हो गया, मेरा चयन हो गया था। जी, और फिर यहाँ पे मैंने तो आपने यहाँ जनवरी 2025 में जी ज्वाइन पटना के कंकड़बाग में जी कॉलेज है ये, गंगा देवी महिला महाविद्यालय, उसमें आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में ना असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। अच्छा, तो तथागत जी, तो ये बताएं कि जो आपका संघर्ष रहा बीच में 2014 से ही ये शुरू हमको लगता है कि हो गया आपका। जी। तो ये कैसा गुजरा ये वक्त? कुछ नहीं सर, मैं तो घर में, परिवार में, समाज में? तो जो लड़का एक समय में प्रतिभा के विस्फोट के रूप में रेखांकित किया गया था भारतवर्ष में, वह लड़का अचानक गुमनाम हो गया। जी सर। तो
बताएं उस समय की अनुभूति क्या थी? नहीं, समय की अनुभूति जो भी थी सब मिला जुला था। मैं तो ज़्यादा रामायण पढ़ता हूँ, तो राम जी को भी 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। मैं समझता हूँ ये भी 14 साल का वनवास था। अब वो पुरानी बात है, मैं वो सब भूल चुका हूँ सर। अब आगे देखना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये आप नहीं मानते हैं, व्यक्तिगत मेरा तो मानना है कि आप जैसे टैलेंट को तो देश को रिसर्च के काम में लगाना चाहिए। तो सिर्फ एक इस कॉलेज में टीचिंग करने क्या वो आपके लिए करना क्या संतोषप्रद होगा? सर नौकरी बहुत ज़रूरी होती है सर। तो ये नौकरी तो है, ये नौकरी है ना। रिसर्च अगर देश को लगता है कि रिसर्च मुझे करना ज़रूरी है, तो अभी भी माननीय राष्ट्रपति जी के हाथ में है, या माननीय शिक्षा मंत्री जी के, या माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। वो अभी भी मेरे रिव्यू एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, मुझे आईटी बॉम्बे की नौकरी वापस दे सकते हैं। मुझे या दिल्ली आईआईटी को नहीं, मुझे अब आईटी दिल्ली जाना ही नहीं है। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य अब ठीक हो चुका है। अच्छा। मैंने अपने फेफड़े को ठीक कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो अब मुझे अब आप स्वस्थ हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं एक्चुअली पर्सनली मैं अभी आईटी बॉम्बे ही प्रेफर करता हूँ, अच्छा। बिकॉज आईटी बॉम्बे इज अ टॉप आईटी। आईटी दिल्ली में बहुत अच्छी आईटी है, लेकिन आईटी बॉम्बे से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। मैंने वहाँ 4 साल काम किया है, वहाँ के लोगों से मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लोगों से कभी कोई कटुतापूर्ण बिहेवियर भी नहीं हुआ है, कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। आईटी बॉम्बे में मैं कंफर्टेबल ज़्यादा फील करूँगा, तो मैं वहाँ पे 4 साल। लेकिन ठीक है, आपने समय से समझौता कर लिया है। हाँ जी हाँ, फिलहाल तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिलहाल मैं वापस नहीं कर सकता। आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। माता पिता, आपका विवाह हो गया ना इस बीच में? जी, हाँ? विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आगे करने का इरादा हाँ बिल्कुल करने का इरादा है, ढूंढा जा रहा है। है? जी, ढूंढा जा रहा है। अच्छा, ढूंढा जा रहा है। अच्छा, तो परिवार में पिताजी हैं। पिताजी मेरे पिताजी, जैसा मैंने बताया कि पहले बिहार पुलिस सर्विस में थे। हाँ। 94 में 16 में ज्वाइन कर लिए वो। और मेरी माँ शिक्षिका थी। हाँ। 8 साल तो उन्होंने यही पे रघुनाथ विद्यालय जो है यहाँ पे सर्विस किया। क्या नाम है माँ का? श्रीमती चंचल देवी। अच्छा जी जी जी। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 2 भाई। जी, सिर्फ 2 भाई? जी, 2 भाई। दूसरे वाले क्या करते हैं? बड़े भाई जो है वो आईआईटी पटना में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। अच्छा, क्या नाम है उनका? श्री महेश्वर तुलसी जी। अच्छा जी जी, तो अभी उन्हीं के साथ हम लोग रहते हैं। सारी फैमिली भी वही बेगटा में रहती है। अच्छा, बेटा में सारी फैमिली रहते हैं। पिताजी अभी मतलब पक्षाघात के शिकार होकर? जी हाँ हाँ, 4 अप्रैल को उन्हें एक ये 2025 में? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हाल की रिकवरी हो रहा है, अच्छा रिकवरी हो रहा है। तो आप मूलतः बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? सर ऐसे तो हम लोग बेसिकली गया। अच्छा जी, गया में कोई खिजरसराय गांव है। हाँ जी हाँ, तो वही है। पापा भी बताते हैं। मैं तो मुझे लेकिन तो ज़्यादा आइडिया आप कोई कनेक्शन नहीं है खिजरसराय से गांव से? नहीं, पापा तो जाते थे, पापा बहुत रेगुलरली जाते हैं। जाते थे? हाँ जाते थे, हाँ पापा हाँ। बहुत रेगुलरली जाते लेकिन पापा। आप लोगों का नहीं, मैं कनेक्शन? सर नहीं, हम लोग तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा बिजी रहे, तो ज़्यादा गया का कोई आइडिया नहीं। बस जानते खिजरसराय नाम का एक गाँव है, हाँ मुझे कोई याद आएगा। हम लोग पटना में ही पले बड़े हैं, हाँ। पटना में जन्मे हुए, पटना हाँ। में। मैं तो पटना में ही जन्मा हूँ, हाँ, हाँ, मेरे हाँ। बड़े भाई लोग गया में। जी 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 जी। तो अब और भविष्य की क्या योजना है? फिलहाल तो आप खुश हैं कि मतलब एक नौकरी कम से कम किसी तरह से मिल गई है आपको यहाँ पे गंगा देवी महाविद्यालय। समाज में आदमी का नौकरी देखता है, वो ये नहीं देखता है कि देश का गौरव। वैसे मैं देश का गौरव हूँ भी नहीं, पर वो उन उपलब्धियों को नहीं देखता है जो 9 साल में मैट्रिक, 11 साल में बीएससी, 12 साल में एमएससी, उन उपलब्धियों का तो समाज में उसका कोई महत्व नहीं नहीं है। ये मैं समझ चुका हूँ, फिलहाल मैं समझ चुका तो हूँ। क्या आप मानते हैं कि या तो बिहार में टैलेंट को पागल कर दिया जाता है या उसको बिल्कुल हाशिए पर, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह तो इसके बहुत बड़े उदाहरण है हम लोगों के सामने। फिलहाल ये बिहार की तो बात है ही नहीं सर, क्योंकि बिहार के एक अपने सर, गांव में वो पागल होके गुजर गए। आईआईटी सिस्टम बिहार के अंदर आता ही नहीं सर। आईटी सिस्टम तो नेशन के अंदर आता है, देश के अंदर आता है। बिहार सरकार ने तो मुझे नौकरी दिया है एक नहीं तरीके से। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब प्रतिभा की बात कर रहा हूँ मैं, सर, वशिष्ठ नारायण सिंह जी का केस होगा, अलग होगा। जो बहुत महान गणितज्ञ थे बिल्कुल, और बिल्कुल। वह विक्षिप्त होके गुजरे जी, जी। अपने गांव में आखिरी समय में। सर ईश्वर की कृपा से मैं तो अभी ठीक हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। नहीं बिल्कुल रहेंगे आप स्वस्थ। अभी तो कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 37 साल। 37 साल। अच्छा, तो 40 भी नहीं छुआ है अभी आपने? क्या बात है। तो तथागत जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जीवन में झंझावातों को तो आपने बहुत झेला है। पर आप ये मानते हैं कि मतलब अपना देश या समाज मतलब प्रतिभाओं को कोई बहुत तवज्जो नहीं देता है, ऐसा कुछ लगता है ना? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग विदेश चले आप गए। प्रतिभा की परिभाषा कैसे करेंगे सर, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आईआईटी सिस्टम सच में मानते कि मेरे कम उम्र में एग्जाम्स पास करना एक प्रतिभा का प्रतीक है, तो मेरे ख्याल से आईआईटी सिस्टम में आराम से कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आईआईटी सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मानता है।
और मैं उनके ना मानने लेकिन को- आपने तो कहा ना कि एक प्रोफेसर को 11 साल की छुट्टी दी गई थी। वो दूसरे कारणों की वजह से। प्रोफेसर चेतन सोलंकी उनका नाम है, वो पूरे देश में घूम रहे हैं और सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार पे को कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य समस्या नहीं है ना, दूसरा कारण है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हाँ, 11 साल का छुट्टी एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रशासनिक तौर पे संभव है, जो कि मुझे कहा गया था कि नहीं, ये संभव नहीं, 4 साल छुट्टी काफ़ी होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसलिए मैंने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल जी। किया। जब ये प्रशासनिक तौर पे संभव है, तो आप जो बता रहे थे प्रतिभा के बारे में कि क्या पैमाना है, आप बताएं। सर मैं कौन होता हूँ सर अपनी प्रतिभा का पैमाना खड़ा करने का? मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पूछ रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछ रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूँ। अगर आप मेरी प्रतिभा को मानते हैं, मेरी बचपन की उपलब्धियों के आधार पे, आप मुझे दे दीजिए वापस नौकरी। मैं देश का गौरव हूँ। अगर नहीं मानते तो ये मानिए कि मैं एक चाइल्ड एब्यूज का विक्टिम हूँ और कुछ नहीं।